नमस्कार, ताज होके देख रहे हैं आप और मैं अदिति त्यागी हूँ। कांवड़ यात्रा खत्म हो चुकी है। 3 दिनों में आपने टीवी पर तस्वीरें देखी होंगी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होते हुए सड़क पर पुलिस वालों को भी कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए, उनके पांव पर मलहम लगाते हुए आपने देखा होगा। आपको हो सकता है ये सब अच्छा लगा हो, लेकिन ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन कोई है जिसे अच्छा नहीं लगा। AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को इस पर एतराज है। उनके मुताबिक ये सब एक सेक्युलर सरकार की निशानी नहीं है। ओवैसी ने एक नहीं बल्कि सवालों की झड़ी लगा दी है। वो पूछ रहे हैं इतनी मोहब्बत मुसलमानों से क्यों नहीं की जाती, या फिर ऐसे कहें कि ये मोहब्बत मुसलमानों पर क्यों नहीं बरसती। एक धर्म के लोगों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश, और ओवैसी कहते हैं वहीं दूसरे धर्म के लोगों पर, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों। कांवड़ियों के पैरों पर पुलिस मलहम लगाती है, लेकिन कोई सड़क पर नमाज पढ़े तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, लाठियां चलाती है। ये सवाल ओवैसी के हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक पूछा कि भला सरकार के पैसों से ये सब कुछ कैसे किया जा सकता है, और अगर ये सब होता है तो फिर ये मेहरबानी मुसलमानों पर क्यों नहीं की जाती। जवाब में बीजेपी याद दिला रही है कि क्या मुहर्रम पर रूट डाइवर्ट नहीं किया जाता, क्या ईद पर खास इंतजाम नहीं किए जाते, और ओवैसी ये क्यों भूल जाते हैं कि हज पर भी सब्सिडी इसी सरकारी खजाने से मिलती रही है। तो ये वार पलटवार बीजेपी और AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच, और इसी से जुड़ा हुआ हमारा पोल क्वेश्चन कि कांवड़ियों और नमाजियों में भेदभाव के जो ओवैसी के आरोप है, क्या वो सही है। एक बार फिर से सुनिए, कांवड़ियों और नमाजियों में भेदभाव के जो ओवैसी के आरोप हैं, क्या वो सही है। आपको क्या लगता है? जो भी आपका रिस्पॉन्स हो znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपका रिस्पॉन्स हम शेयर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो भी डिटेल में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आप उन पर रहम कर रहे हैं, हम पर भी तो रहम करिए। ये कौन सा है कि भाई आप वहां पर फूल बरसाएंगे और हमारे घर को तोड़ देंगे आप बगैर नोटिस दिए। इस प्रकार का बयान दे करके जो वोट बैंक खड़ा करने की कुत्सित जहरीली कोशिश है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। आप बराबर ट्रीट करें ना। आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ कहाँ दे रहे हैं आप तो एक का ही साथ दे रहे हैं और दूसरे से आप नफरत कर रहे हैं। कांवड़िए हों अथवा अन्य किसी प्रकार के तीर्थयात्री हों, हमारे देश की यह परंपरा रही है कि हम उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आप इस्तेकबाल कर रहे हैं नेशनल फ्लैग लगाकर, बहुत अच्छा करें, हमारा भी इस्तेकबाल करिए, हमसे नफरत मत करिए। ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं, और इतना ईर्ष्या कांवड़ियों से कोई तो जिहादी मानसिकता का व्यक्ति ही कर सकता है। हज के लिए पूरा बंदोबस्त लगता है, तो इसी तरीके से मुहर्रम हूँ उसके लिए भी पूरा बंदोबस्त लगता है। शब्बे रात या मुहर्रम में जिस तरीके की तोड़फोड़ और अप्रिय घटनाएं होती हैं, वो कम से कम कावड़ के दिनों में देखने को नहीं मिलती। और आपको सुनवा देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं कि कांवड़ियों पर तो आप फूल बरसाते हैं, लेकिन आप मुस्लिमों पर, पहले तो इस बात पर वो सवाल उठा रहे हैं कि नमाजियों के खिलाफ पुलिस एक्शन कैसे लिया जा सकता है जब उनकी क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि स्टेट या सरकार भेदभाव नहीं कर सकती मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, और भेदभाव कर रही है बीजेपी की सरकार जो ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सुनिए क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। कावड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो
पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का, 295 153 लगाते आप। तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास, सब भी तो बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना भाई। आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना ज्यादा? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। तो भारत में देश का रिलीजन नहीं है, यही इस देश की खूबी है, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय आलोक हैं, हमारे साथ मौलाना हफीज गुलाम सरवर हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ वारिस पठान भी है। लेकिन वो तस्वीर जरा एक बार फिर से आप ले आए। वारिस पठान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वारिस पठान, जिसमें मुस्लिम भाई हैं जो कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जब इन्हें आपत्ति नहीं तो फिर आपको क्या आपत्ति है? आपकी पार्टी के सदर को क्या आपत्ति है? ये आपत्ति ये है कि हम लोग संविधान को मानते हैं। संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया है वो इक्वलिटी की बात करता है। और जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसको हम फिर जुमला बन जाता है वो, सिर्फ एक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इक्वलिटी नहीं हो रही। आप देखिए, हमने कहा कि कांवरियों के ऊपर आप फूल बरसाइए, आप हेलीकॉप्टर के ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स पेयर के पैसों से उनके ऊपर फूल बरसाइए। पुलिस ऑफिसर पुलिस के यूनिफॉर्म में कांवड़ियों के पैर की मसाज कर रहे हैं, करिए, हमको आपत्ति नहीं। लेकिन वहीं पर साथ में साथ आप डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के साथ क्यों करते हो? अगर वहां से आप जा रहे हो, रास्ते में आपने तमाम मटन की मीट की शॉप बंद कर दी, उनका व्यवसाय का नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई जवाब नहीं। आप इनके पैर की मसाज कर रहे हो, वहीं पर सहारनपुर के अंदर आप मुसलमान के 7-8 बच्चों को सिर्फ शक की बुनियाद पर उठा के लाते हो, उनको मारते हो, इतना मारते हो, उनका हाथ, एक बोलता है मेरा हाथ टूट गया, पर उनके लिए कुछ जवाब नहीं। वहीं पर आप बोलते हो, जो दूसरे अगर आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो आप बोलते हो कि ये हमारे बच्चे हैं, तो ये किसके बच्चे हैं भाई? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों करते हो? आप फूल बरसाओ उन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं पर अगर कोई नमाज पढ़ता है जिससे किसी को आहत नहीं पहुंचती है, कोई वायलेंस का कॉल नहीं दिया जाता है, जो एक 3-4 मिनट के अंदर साइलेंटली हो जाता है, जिससे कोई वायलेंस होने का कोई चांस नहीं, उनको आप अरेस्ट कर लेते हो, वहां पर आप सेक्शन 295 लगा देते हो। तो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आपत्ति है। सरकार को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर देना, या तो फिर आप भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, आप भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि खास इंतजाम हर रिलीजन के फेस्टिवल पर किया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म विशेष के लिए किया जा रहा हो। मुहर्रम आप नहीं भूल सकते, ईद के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं वो आप नहीं भूल सकते, नमाज के लिए सड़कें ब्लॉक की जाती है, ये इस बात से भी आप इंकार नहीं कर सकते वारिस पठान। और आप तो मुंबई में रहते हैं और वहां तो आपने कितनी बार देखा होगा, लेकिन आप भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। अजय आलोक ये कह रहे हैं कि कावड़ियों पर आप पुष्प वर्षा करते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं हमारे पांव की भी मालिश कर दीजिए, हम पर तो आप लाठी बरसा देते हैं। अदिति जी, आप बात समझिए, दर्द कहीं और है। ये पूरा छटपट कर रहे हैं कि मुसलमान इनको नेता मान ले देश में। मुसलमान इनको कहीं नेता मान नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी इनकी क्या हालत हुई, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कितना इनमें विश्वास जताया, तो ये देख चुके हैं। तो ये इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे के ये सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। हिंदू और मुसलमान में एक सांप्रदायिक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तत्व न हिंदू के लिए ठीक है, न मुसलमानों के लिए ठीक है। ये बात मुसलमान समझता है बहुत अच्छे से कि असदुद्दीन ओवैसी की फितरत क्या है। इस देश में 1 महीने कांवड़ यात्रा निकलती है, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत है। इस देश में मुसलमान हर जुम्मे को नमाज पढ़ता है, ईद में नमाज पढ़ता है, शहर के प्रमुख मैदानों पर नमाज पढ़ता है, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं होती है। आज से नहीं चल रहा है, ये 100-200 साल से चल रहा है, किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनको दिक्कत हो जाती है। इनकी आदत है, इनकी कोर में नफरत है और ये नफरत फैलाना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों से मुसलमानों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं
जो अविश्वास का बीज बोते हैं समाज में। 1 महीने की कांवड़ यात्रा है, मुसलमान को आप देख रही हैं, खुद लोग मुसलमान लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी विष वर्षा कर रहे हैं। यही अंतर है। इस हिंदू मुस्लिम के फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने में असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। क्या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? यहां पे तो आरोप लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण होते रहा है। डिस्क्रिमिनेट कब किया गया मुसलमानों को? मुसलमानों को तो आप ये देखिए, सरकारी पैसे से मदरसों में पढ़ाई होती है। क्या हिंदू धर्म की पढ़ाई कहीं होती है सरकारी पैसे से? इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे वारिस पठान? ठीक है, जवाब लीजिए वारिस पठान। अल्पसंख्यक मंत्रालय का अलग बजट बना दिया गया। बहुसंख्यक मंत्रालय कभी सुना है क्या? ठीक, देखिए अभी सवाल पूछ रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट, मदरसों को फाइनेंशियल हेल्प, इसके अलावा मुहर्रम पर इंतजाम, ईद पर इंतजाम, हज के लिए तमाम तरह की फैसिलिटीज, फिर कहां दिक्कत है, फिर कहां डिस्क्रिमिनेशन है, पूछ रहे हैं अजय आलोक। देखिए डिस्क्रिमिनेशन तो आप अगर देखेंगे तो कुछ दिन पहले भी आया, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का बजट सरकार ने कम कर दिया और वहीं पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बजट जो था उसको दुगना कर दिया। देखिए आदित्य जी, एक तो मुझे आवाज आ नहीं रहा है आपका, उसमें मैं जब बोल रहा हूं, आप बीच में कुछ बोल रहे हैं तो मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा आपको। सर, जो सवाल अभी मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। आप चले गए जामिया पर, आप जा रहे हैं एएमयू पर। सर अभी जो मुद्दा उस पर रही, अभी जो उन्होंने काउंटर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट दी उस पर जवाब दीजिए। मैं ये कह रही हूं आपसे। मैं तो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं ना, मुद्दा तो डिस्क्रिमिनेशन पे ही है ना। हमने तो साफ कहा ना कि अगर एक जगह पर, वो अभी लुलु मॉल की आप बात कर लो, चलिए वहां पे लोग नमाज पढ़ रहे थे, किसको आपत्ति थी और कौन थे वो लोग, ये तो अब तक पता ही नहीं चला। जो 18 सेकंड के अंदर नमाज पढ़ के चले भी गए अपने घर पे, कहां पे किबला था, किस रुख के ऊपर खड़े रह के नमाज पढ़ दिया। 18 सेकंड में नमाज तो कभी कभी मैं भी पढ़ लेता हूं, मगर मैंने तो कभी इतना जल्दी नमाज नहीं पढ़ी। अब ये क्या हो रहा है, किसको पकड़ के लेके आ रही है पुलिस, किसको मार रहे हैं, इसकी बात अब नहीं करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसको नुकसान हो रहा है नमाज से? इतने बरसों से नमाज पढ़ी जा रही है। चलिए कभी किसी ने प्लेटफॉर्म पे पढ़ लिया, पब्लिक प्लेस के ऊपर कभी नमाज पढ़ लिया, जिससे किसी को दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, तो वहां पर आप एफआईआर करते हो। वहां दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, तो वहां पर आप एफआईआर करते हो। वहां तो आप लाठियां बरसा रहे हो, और यहां पर अक्खा रस्ते के ऊपर हमारे कांवड़िया भाई जा रहे हैं, वहां तो आप फूल बरसा रहे हो। तो हम ये डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं ना, तो फिर संविधान में तो इक्वालिटी की बात है। संविधान ने मुझे अजय आलोक को इक्वल रखा है, मुझे आदित्य त्यागी को इक्वल रखा है, तो फिर ये लोग क्यों डिफरेंशिएट करना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार जो है बीजेपी की, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान विरोधी सरकार है। मुसलमानों के अगेंस्ट की सब काम करते हैं। वही मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उखाड़ दिया जाता है। मुसलमानों के घरों को बिना नोटिस दिए आप बुलडोजर चला देते हो, उखाड़ देते हो। नाम होता है, प्रयागराज के अंदर आपने क्या किया, जिसके नाम पे वो घर था उसको नोटिस नहीं दिया, उसके हस्बैंड को आपने नोटिस दे दिया और जाके घर उखाड़ दिया आपने। तो क्या ये कानूनी जायज है? क्या ये फंडामेंटल मुस्लिम विरोधी सरकार है? काउंटर ले लीजिए, वो हाथ उठा रहे हैं अजय आलोक। हाँ, एकदम वारिस पठान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी मोदी जी मुस्लिम विरोधी सरकार चला रहे हैं, योगी जी मुस्लिम विरोधी सरकार चला रहे हैं। इसीलिए ना मोदी जी ने अपने प्रयासों से 1.25 लाख हज का कोटा बढ़ा के 2 लाख कर दिया। मुस्लिम विरोधी सरकार है। इसीलिए ना पिछले 8 साल में मुसलमान गरीबी रेखा से 6% से ऊपर लोग, मुस्लिम के लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मुस्लिम विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है। अरे सबसे बड़े मुस्लिम विरोधी आप खुद हैं। आप नहीं चाहते हैं कि यहां पे अमन से कोई रहे। आपकी दिक्कत यह है। आप ये बताइए मुझे, इस देश में जितने मुसलमानों को सुविधा मिलती है, इस देश में मुसलमान अपने आप को पहले भारतीय कहता है। वारिस पठान कह दे पहले कि वो भारतीय हैं, उसके बाद मुसलमान है, ये नहीं कहेंगे। अंतर बस यही है। वारिस पठान बोल दें कि पहले मैं भारतीय हूं तब मुसलमान हूं, ये नहीं कहेंगे, अन्य मुसलमान कहेगा। इनकी नसों में ये जहर भरा हुआ है और ये चाहते हैं कि इस देश के सारा मुसलमान इनकी बात सुने। कोई मुसलमान सुनने को तैयार नहीं है। दर्द वहां है, निकल रहा है कांवड़ियों पे। सरकार डिस्क्रिमिनेट कर रही है। अरे डिस्क्रिमिनेट करती सरकार तो आप रह पाते? डिस्क्रिमिनेट तो आप लोग करते हैं। हैदराबाद में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आपकी लड़कियों को वहां के अरब और शेख उठा कर ले जाते हैं, वो भी पकड़ती है केंद्र सरकार। डिस्क्रिमिनेट तो आप लोग करते हैं। आप लोगों ने कभी मुसलमान को जीने लायक नहीं समझा है, और आप लोग के कारण, आप लोग जैसे नेताओं के कारण मुसलमानों की दयनीय स्थिति हो जाती है कभी कभी, और उसका फायदा आप उठाते हैं कि हिंदू मुसलमान बीच में करते रहो। ठीक है, जवाब लीजिए वारिस पठान। हिंदू मुसलमान आप करते हैं, आप मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। सरकार अगर डिस्क्रिमिनेट करती तो फिर आज इस हालत में ना होते कि सरकार पर आरोप लगा सकते हैं। ये कह रहा है अजय आलोक। अभी अजय आलोक ने बहुत सारी बातें की। मैं एक बात बताना चाहूँगा अजय आलोक जी, मुझे आपसे नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
मैं भारतीय हूँ, अरे आप मुसलमान बोलेंगे ही हूँ, नहीं, जो भी है आप मुझे पता बोलेंगे है। ही नहीं आप कि मैं लोग पहले बोलो। भारतीय हूँ फिर मुसलमान हूँ। अदिति जी ये नहीं बोलेंगे। ठीक, एक मिनट मैं उनकी बात चैलेंज पूरी हो करता हूँ जाने ये दीजिए बोल दें सर। आज एक मिनट बात अच्छा पूरी हो जाने देखिए, अभी दीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं कितनी खामोशी के साथ सुन रहा था अजय आलोक साहब। अभी जब मैं बोलूं तो खामोशी के साथ सुनिए। मुझे पता है मेरे बोले हुए अल्फाज आपको कांटे की तरह चुभेंगे, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। इसलिए मैं सत्य ये बोलना चाहता हूं कि आपसे मुझे नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो वो जो 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया, आपके लिए तो तिरंगा हमारा अशुभ था। आपने अपने हेडक्वार्टर के ऊपर नागपुर में हमारा तिरंगे को लहराया भी नहीं। आप वो लोग हो, अब आप हमको सर्टिफिकेट बांटते हो तो बुरा हमको ये लगता है। और यहाँ किसको भड़काने की राजनीति कौन कर रहा है तो पूरा देश देख रहा है। हम तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्या इक्वालिटी है या नहीं संविधान में? आप मुझे जवाब दो। क्या जो कर्टेसी कांवरिया को दिखाई जा रही है, क्या वही कर्टेसी मुसलमानों को नहीं दिखानी चाहिए? क्या अगर हम रास्ते में 5 मिनट 2 मिनट नमाज पढ़ लिए, जिससे कोई किसी को तकलीफ नहीं है, कोई कॉल फॉर वायलेंस नहीं है, जिससे कोई आगे समस्या किसी को नहीं हो रही है, तो क्या वो नहीं पढ़ सकते नमाज? उनके खिलाफ FIR कर देंगे आप, उनके ऊपर लाठियां चला देंगे, और वहां पर आप पुलिस वाले उसके पैर दबा रहे। अरे डीप टिश्यू मसाज दीजिए उनको, हमको कोई एतराज नहीं है। टैक्स पेयर के पैसे से उनके ऊपर पूरी तरह से आप फूल उड़ा दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जितना अधिकार आपका इस देश पे है ना अजय आलोक, उससे दुगना अधिकार वारिस पठान का इस देश पे है। फिर आपको याद दिला रहा हूं मैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हमारे इस महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसी को एक्स्ट्रा राइट्स नहीं देता सर, किसी को एक्स्ट्रा राइट्स नहीं देता, सब बराबर है। आपने खुद ही राइट टू इक्वालिटी की बात की थी ना सर, तो आप अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को तो चेंज मत कीजिए, अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को चेंज मत कीजिए, फैक्चुअली बात कीजिए। क्या कहा आपने? मुझे आवाज नहीं आ रहा। असदुद्दीन ओवैसी को 2 तस्वीरें दिखाइए जरा, उनको ट्रैफिक डाइवर्ट करने पर भी प्रॉब्लम है सर। अब रूट डाइवर्ट तो रिलीजियस प्रोसेशंस के लिए होते आए हैं। ये वो 5 एतराज हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को हैं कि ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है, पुष्प वर्षा की गई, झंडों के साथ स्वागत किया गया, पाबंदी लगा दी गई मास्क पर, लोहारों को हटा दिया गया, पुलिस वालों ने मसाज की, जैसा कि ये अभी वारिस पठान भी यहां पर दोहरा रहे थे। तो रिलीजियस प्रोसेशन के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट करना क्या नई बात है इस देश में? क्या सिर्फ कावड़ियों के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट होता है क्या वारिस पठान? नहीं, रिलीजियस प्रोसेशन के लिए आपने वहाँ जो लोहारों की दुकान थी उसको बंद कर दिया, आपने पूरे रास्ते के ऊपर जहाँ मटन की दुकान थी उसको बंद कर दिया। एक व्यवसाय इंसान चलाता है, अब दिन भर इतने दिन उनका बंद रहेगा, उसके व्यवसाय का खराबा हो जाएगा, उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। वहीं पर एक 3 मिनट की मैक्सिमम 3 मिनट की नमाज के लिए आप वहां पर FIR दर्ज कर देते हो और उनको उठा के जेलों में डाल देते हो, आप लाठी चार्ज कर देते हो, आप घरों को बुलडोजर से उड़ा देते हो। वहीं पर टिन्नी जो थार गाड़ी लेकर जाता है, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए किसानों को उड़ा देता है, 4 लोगों की जिसमें जान चली जाती है, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलता। योगी बाबा नहीं, पहले आप डिसाइड कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? के ऊपर पुष्प वर्षा उस पर बात करनी है, आपको टेनी पर बात करनी है, आपको आपको जो ये भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं इस पर बात करनी है। आप डिसाइड कीजिए आपका मुद्दा क्या है सर। आप इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक के बारे में बात करना चाहते हैं, आप डबल स्टैंडर्ड के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो हर जगह जा रहे हैं सर, आप राइट लेफ्ट सेंटर सब जगह जा रहे हैं सर। एक मुद्दे पर तो रहिए कम से कम। आप भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं तो उसी मुद्दे पर रहिए और डिबेट कीजिए उस मुद्दे पर। कौन आपको रोक रहा है? के शर्मा जी ये कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा, सुन लीजिए, आपको जवाब दिला रही हूं सर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये झूठ है। इन्होंने कहा आप कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, मुस्लिम लड़कों पर लाठियां बरसवाते हैं पुलिस स्टेशन में। जवाब इन आरोपों पर ऐसा है अदिति जी कि यदि ये ओवैसी इस तरह की जहरीली बातें न करें तो ओवैसी की पहचान कैसे होगी? ओवैसी जाने ही जाते हैं इस्लाम के लिए कि अपने कट्टरपंथी जो उनका सांप्रदायिक सोच है वो इसी के लिए जाने जाते हैं, और यही उनकी फितरत है, और यही खून उनके बह रहा है कि नफरत फैलाओ, जहर फैलाओ, देश के अंदर में इस तरह की वातावरण पैदा करो, युवकों को भड़काओ ताकि वो हथियार उठाएं, और इनका जो है उसमें राजनीति उल्लू सीधा हो। तो ये काम इनको करना है। इसलिए इस तरह की आए दिन बयानबाजी आप देखो, अभी पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके आप आगे बढ़ो, किस तरह की बयानबाजी करते रहे। तो इस तरह से ओवैसी साहब को यही करना है, उनको देश की एकता, अखंडता, इससे कोई आपसी भाईचारे, इससे कोई लेना देना नहीं।
उनको देश का वो सब कुछ पता है कि कहीं एक चूहा मर गया और वो उसकी जाति और धर्म वो भी ढूंढ लाएंगे उसकी, जबकि उस जानवर की कोई धर्म कोई जाति नहीं होती है, लेकिन ओवैसी साहब ढूंढ सकते हैं, उसमें वो बता सकते हैं, क्योंकि उनको इसी तरह का काम करना है समाज के अंदर। नहीं सर, तो इस आपको तरह की लगता बातें वो है कि करेंगे। वो माहौल बिगाड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? हाँ, आए दिन इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सर एक्शन ले लीजिए उनके खिलाफ। उनको कहीं दिखाई नहीं पड़ता, उनको कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि ये जो है केंद्र सरकार वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना विकास अल्पसंख्यक भाई बहनों के लिए उन्होंने किया, जितना बजट उस मंत्रालय को दिया, और केवल मंत्रालय को बजट नहीं दिया बल्कि उसमें से कामगार लोगों को आजीविका दिया है। उनकी जो है, जो पहले बिक्री नहीं होती थी, छोटे छोटे सामान जो उनके लघु उद्योग मार्केट तक दिलाया है, उनको कहीं दिखाई नहीं देगा। ये सब चीज तो उनको दिखता ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कभी उन्होंने ये सब कोई काम किया ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से जो है पसमिंदा जो अपने मुस्लिम भाई हैं उनकी जीविका कैसे चलती है, उनके छोटे छोटे रोजगार कैसे चलते हैं, जुलाहा भाइयों की उनके रोजगार कैसे चलते हैं, कैसे लकड़ी के काम करने वालों के रोजगार। इनको इस बात पर आपत्ति है, इनके त्योहार होते हैं तो पुष्प वर्षा क्यों नहीं करते आप? इनको इस बात पर आपत्ति है कि आप टैक्स पेयर के पैसे से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं। इन दोनों आरोपों पर आपका जवाब के शर्मा जी, 30 सेकंड से। मैं इनके दो बातों देता हूं। इसके साथ इन्होंने रोड डाइवर्जन की भी बात की। आदित्य जी, जब जब ताजिया का प्रोसेशन निकलता है या कोई मुस्लिम भाइयों के कोई त्योहार के ऐसे कोई प्रोसेशन निकलते हैं, और केवल यही नहीं, सिख भाइयों के निकलते हैं या अन्य किसी धर्म के निकलते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, क्योंकि उसमें एक समूह होता है, तो उसके लिए रोड डाइवर्जन किए जाते हैं, सबके लिए किए जाते हैं। कोई ये पहली बार तो होता नहीं। और यहां तक किसका तो तुष्टीकरण कितना बड़ा हुआ है ये तो आप जान सकते हैं पश्चिम बंगाल में, कि दुर्गा पूजा विसर्जन को लेट कर दिया गया 2 दिन, एक तुष्टीकरण के नाते। चाहते तो वो दोनों विसर्जन, दोनों प्रोसेसन साथ साथ निकल सकते थे, लेकिन क्योंकि वहां खुश करना था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को। ठीक है, आप कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति इनके फेवर में लगातार होती आई है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी से एक कमेंट मौलाना सरवर, यहां पर दिक्कत क्या है? दिक्कत कावड़ियों को लेकर है, दिक्कत कावड़ियों पर पुष्प वर्षा को लेकर है, दिक्कत ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर है, दिक्कत मुस्लिम समुदाय में कुछ मामलों को लेकर है, दिक्कत क्या है? नहीं, सबसे पहले जो इश्यूज आज ओवैसी साहब ने उठाए हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें स्वयं जो है वो ऐसी हैं जिस पर मेरी निजी आपत्ति रहती है सदैव। भारत धर्म प्रधान देश है और यहाँ सभी धर्मों के अपनी अपनी आस्था है, और सरकार चाहे जिसकी भी हो, धार्मिक उत्सवों में सरकार सदैव सहयोग करती रही है। ये आज कोई नई बात नहीं है। चाहे जो बातें अभी अजय आलोक जी ने भी कही और भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे, मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि चाहे मुहर्रम हो, चाहे मतलब और भी जो उत्सव है, पूरी रात जागने वाला शब बारात है, दिल्ली की सड़कों पर हम लोग सदैव देखते हैं ट्रैफिक पुलिस और दूसरी तमाम पुलिस जो है वो तैनात रहती है उनकी सुरक्षा में, और जो व्यवस्था कैसे बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो, इसके लिए सरकार सजग रहती है। और ये सबके ऊपर है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन का जो आरोप है कि नहीं भेदभावपूर्ण सरकार रवैया करती है, मैं यहाँ बिल्कुल सहमत इस पर नहीं हूं। ठीक है, एक सेकेंड, वारिस पठान ये कह रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का आरोप है, सरकार दूसरे रिलीजियस प्रोसेशंस के लिए भी इंतजाम करती है, दूसरे धर्मों के लिए भी इंतजाम करती है। वारिस पठान, आपका जवाब। 10 सेकंड मुझे और दे दे थोड़ा। सर, मैं उसके बाद वापस आपको फ्लो दे दूंगी। वारिस पठान, देखिए, हमारा भारत देश प्लुरलिज्म सेकुलरिज्म की बात करता है, मल्टी लैंग्वेज यहाँ पे लोग रहते हैं, हम सब मिलके एक दूसरे का धर्म बनाते हैं, सब फेस्टिवल सब एक साथ बनाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मगर डिस्क्रिमिनेशन कब आता है? जैसा मैंने आपको पहले भी सेगमेंट में बताया कि आप कावड़ियों के ऊपर टैक्स पेयर के पैसों से फूल डालते हो, डालिए, मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आप उनके पैरों की मसाज करिए, मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। वहीं पर आप जो मुसलमान आदमी नमाज पढ़ रहा होता है,
रास्ते पर उसको आप 2 मिनट की नमाज के लिए उसको ले जाते हो पुलिस स्टेशन में, उस पर FIR कर देते हो, आप नोटिस डालते हो, आप मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उड़ा देते हो, आप शक की बुनियाद पर सिर्फ मुसलमानों के बच्चों को उठा के जेल में लाते हो। सहारनपुर की घटना है, वहां मारते हो बच्चों को, बेरहमी से मारते हो, तब नहीं बोलते हैं कि आप ये भी हमारे बच्चे हैं, तब आपको नहीं महसूस होता कि ये भी हमारे बच्चे हैं। 2 मिनट की नमाज जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को तकलीफ नहीं होती, नुकसान नहीं होता, उसके लिए आपको प्रॉब्लम होता है। लेकिन इतने रस्तों के ऊपर लाखों की संख्या में लोग उतर जाते हैं, तब प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये जो सरकार का है, मैं सरकार को टारगेट कर रहा हूं, इस पे मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। मैं सरकार की जवाबदारी बनती है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जब संविधान ने इक्वालिटी कहा है तो आपको इक्वल रहना चाहिए। आप बताइए, मैं कौन से मेरे एजेंडा से बात नहीं कर रहा हूं, आप बार बार मुझे बोल रही हैं, आपने नवाज की बात कर रही है, मौलाना सरवर ने कहा टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार हर रिलीजन के लिए, हर धर्म के लिए इंतजाम करती है। वारिस पठान वो आपसे ये कह रहे थे। अजय आलोक, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर वारिस पठान कुछ केसेस का हवाला दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, एक तो उनका टैक्स पेयर के पैसे को लेकर सवाल है, और के शर्मा जी मैं आपको मंच दूंगी सर, थोड़ी देर में आपको मंच दूंगी। टैक्स पेयर के पैसे को लेकर सवाल है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप रिलीजन देखकर प्रोसेशन में डिस्काउंट्स देते हैं, एज एन आप मांस की दुकानें बंद कर देते हैं, आप लोहार को हटा देते हैं, पुलिस अमला जो है वो कावड़ियों की सेवा में लग जाता है, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इस देश ने 70 साल सिर्फ देखा है डिस्क्रिमिनेशन ही, और 70 साल तक सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ऐसा हुआ कि संविधान की आत्मा तक बदल दी। उस वक्त ये ओवैसी जी और के पिताजी थे उस वक्त सांसद, क्यों नहीं आवाज उठाई उन्होंने? जब संविधान में सेकुलर शब्द घुसा दिया गया, उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था, उस वक्त आवाज आदित्य जी को भी याद दिलाई ना, ऐसा मुझे आप याद दिलाते हो कि टॉपिक पे रहिए। नहीं आवाज क्यों नहीं उठाई? सुनिए सर, सुनिए, इस देश में आप ये कह रहे हैं, सुनिए एक सेकंड, वो बिल्कुल टॉपिक पर बोल रहे हैं। एक सेकंड वारिस पठान, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप ये आरोप लगा रहे हैं भेदभाव हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि भेदभाव तो पहले से होता है, तुष्टीकरण की बात वो कर रहे हैं, तो प्लीज आप काउंटर कीजिएगा, उन्हें काउंटर कीजिएगा। पहले उनकी लाइन ऑफ आर्गुमेंट सुन लीजिए, उनका काउंटर सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, टू द पॉइंट रहिएगा प्लीज। अजय आलोक 30 सेकंड्स। ये जो बराबर कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, शहबाज में ये संविधान की बहुत इज्जत करते हैं, संविधान को दिल से लगा के रखते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं। शहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलट दिया गया था राजीव गांधी के सरकार के द्वारा, तब आवाज क्यों नहीं उठाई थी कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है? बाबरी मस्जिद के समय में दरवाजा खोल दिया गया था, पूजा की इजाजत दे दी गई थी, तब आवाज क्यों नहीं उठाई थी कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? अरे मुस्लिम तुष्टीकरण और डिस्क्रिमिनेशन के कारण तो देश बर्बाद हो गया, ओवैसी साहब और आपके जैसे नेता उभर गए, नहीं तो पूछता कौन था आपको हैदराबाद के बाहर? और आज आप कह रहे हैं आप डिस्क्रिमिनेशन की। माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, यही माहौल बिगाड़ के हर प्रदेश में जाते हैं, कुछ फुफुंदी के जरा उग जाते हैं आप, लेकिन इसके बदले में आप रेडिकल्स पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, जवाब लीजिए। वारिस पठान ये कह रहे हैं आप मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिमों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके, इस तरह के आरोप लगाकर। उनको किसने रेडिकलाइज किया था? जिसने हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाया था यूपी के अंदर, उनको किसने रेडिकलाइज किया था? बताइए ना अजय आलोक, कौन गए थे, कौन थे, किसने रेडिकलाइज किया था? जिन्होंने जाकर हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जो वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का प्रचार कर रहे थे, उनको जाके गोलियों से मारा, उनकी गोली चलाई उनकी गाड़ी के ऊपर, किसने रेडिकलाइज किया था? वो रेडिकलाइज होता है जब धर्म सांसद के अंदर बोला जाता है ना कि जाओ बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, जब होता है रेडिकलाइजेशन। वो रेडिकलाइजेशन तब होता है जब आप निकाल के लेके जाते हो मोर्चा, मस्जिद के पास खड़े रहकर आप चिल्लाते हो, नारे लगाते हो एंटी मुस्लिम, और ऊपर मीनारेट पर चलकर आप अपना भगवा झंडा लहराने की कोशिश करते हो, उनको रेडिकलाइजेशन किया जाता है। ये आप लोगों ने देश का पूरा माहौल खराब करके रख दिया है। अजय आलोक, जब से मोदी सरकार आई है पूरे देश का माहौल खराब करके रख दिया है। सिर्फ एक ही राजनीति करने के अंदर से जुदा करने वाले कौन है? नफरत सर, तन से जुदा करने वाले कौन है? वारिस पठान, एक सेकेंड, आप संविधान की बात भी करते हैं और उसमें सेलेक्टिव भी हो जाते हैं, तो सर तन से जुदा जो कहते हैं वो कौन है? वो रेडिकलाइज नहीं है? गलत है। नहीं, आप इसको अभी आपने तो नहीं कहा सर, ये मुझे याद क्यों दिलाना पड़ा आपको? जिन्होंने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाने, आप उसको कंडेम नहीं करेंगे क्या? जिन्होंने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट वायलेंस को जस्टिफाई कौन कर सकता है सर? आप उसको हिंसा को जस्टिफाई कौन कर सकता है भाई? करेंगे नहीं करेंगे? किसने किया जस्टिफाई वायलेंस को? कहां सुना आपने जस्टिफिकेशन?
कहाँ सुना? मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, मैं भी तो हर तरह की वायलेंस का जस्टिफाई नहीं कर, मैं तो बोल रहा हूँ वायलेंस नहीं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर तो सिलेक्टिव है ना सर? मैंने हर वायलेंस का कंडेम किया है, मगर ये लोग सेलेक्टिविज्म करते हैं। ये और टीवी के एंकर मिलकर सेलेक्टिविज्म का पार्ट पढ़ाते हैं रोज शाम को। प्रॉब्लम यहाँ आता है मुझे। अच्छा, आप टीवी एंकर से लड़ने आते हैं? मुझे बेइंसाफी पसंद नहीं है। नहीं, वारिस पठान आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, दैट डजंट मैटर। जनता को सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। आप मुझसे अगर डिबेट करने आए ना सर, तो एक दिन मैं एक 1-on-1 सेशन रखूंगी, उसमें बात करेंगे। आज इतने पैनलिस्ट बुलाए हैं ताकि सबके व्यू पॉइंट की बात हो। और दूसरी बात सुन लीजिए, जिस एंकर की आप बात कर रहे हैं ना सर, सुन लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। रियल सेंस में अगर आज इस देश में कोई माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी है, तो वो नहीं है जो हिंदू और मुसलमान करते हैं। इस देश में रियल सेंस में कोई माइनॉरिटी है तो वो है जो भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं। है आप में दम? करेंगे आप भारतीयता की बात? करते हैं कभी? मुसलमान भाई, मुसलमान भाई, मुसलमान भाई, तब से आप ये चिल्ला रहे हैं कि आपने भारतीयता की बात। आप दिखाएं, आप बात करेंगे मॉडरेटर से, आप सिखाएंगे भारतीयता। आपका आर्ग्यूमेंट तो इतनी 10 सेकंड लगे मुझे आपको ये याद दिलाने में कि मुसलमान भाइयों से आगे नहीं बढ़ पाया, और आप लेक्चर दे रहे हैं मुझे। सुनिए, बहुत देर से सुन रही हूँ, आप जवाब लीजिए अजय आलोक से और के शर्मा से। ऑस्ट्रेलिया की बात की? नहीं सर, आपने बहुत देर मुसलमान भाई कर लिया, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दी, बहुत बढ़िया। यही मैं दर्शकों को दिखाना चाहती थी और समझाना भी चाहती थी। नहीं, आप पहले डिसाइड कीजिए, आप एंकर से लड़ने आते हैं कि आप अपने जो पैनलिस्ट हैं, को पैनलिस्ट हैं, उनसे डिबेट करने आते हैं? डिसाइड कर लीजिए, 30 सेकंड आपके पास। अजय आलोक, उसके बाद के शर्मा, प्लीज जल्दी जल्दी। आदित्य जी, मैं बोलूं? जी सर, पहले अजय आलोक, उसके बाद के शर्मा, प्लीज। अजय आलोक 30 सेकंड, उसके बाद के शर्मा। ये विक्टिम नैरेटिव, देखिए ये विक्टिम नैरेटिव नहीं है, ये बिल्कुल विक्टिम नैरेटिव नहीं है। ये नैरेटिव है नफरत फैलाने का, ये नैरेटिव है धर्मांध फैलाने का, ये नैरेटिव है मुसलमानों में अपनी जमीन पैदा करने का। ये हिंदुओं को भड़काने के लिए नहीं है, ये मुसलमानों को दिखाने के लिए कि तुम्हारे सबसे बड़े पैरोकार हम हैं, क्योंकि इनको कोई मुसलमान पूछ नहीं रहा, यूपी, बिहार या बंगाल कहीं भी। ये छटपटाहट है, ये बेचैनी है, ये कुंठा है। इस कुंठा के कारण ये बोल रहे हैं, इनकी कलई पे कलई खुलती जा रही है। और ये वारिस पठान हो गए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, इनके जीवन का एक ही मकसद है कि किसी तरह मुस्लिम लीग 2 बनाओ, जिसमें ये सफल नहीं हो रहे। ठीक है, के शर्मा जी, आप ये कहते हैं कि माहौल खराब करते हैं सर। जब ये माहौल खराब करते हैं तो कानून में तो प्रावधान है ना सर, अगर कोई देश का माहौल खराब करे तो उस पर एक्शन का। तो सिर्फ यही कहकर क्यों रुक जाते हैं कि भाई माहौल खराब करते हैं, एक्शन तो लीजिए सर, वरना तो कहा जाएगा आप भी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आदित्य जी, पहले तो मैं बता दूं कि जब किसी व्यक्ति के पास तर्क और तथ्य नहीं बचते हैं तो वो उसका एक ही काम रह जाता है कि वो मीडिया पे आरोप दे। और यही नहीं, वो जब घिर जाता है बुरी तरह से तो वो विषय से भागने लगते हैं। वारिस पठान, आप ही के लिए सवाल है, सवाल का जवाब देकर जाइएगा सर। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप मेरे लिए कह रहे हैं ना? नहीं, मैं वारिस पठान से कह रही हूँ कि आपकी दलील सुन ले ताकि जवाब दें। इसीलिए कह रहा हूँ कि वो इसलिए छटपटाहट में आ गए हैं क्योंकि वारिस पठान को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। इनके ओवैसी ने तो बोल दिया है, लेकिन ये इसका सामना कैसे करें मीडिया में, इनको कोई समझ नहीं आ रहा, इसलिए इधर उधर ये विषय से भाग रहे हैं। अभी इन्होंने बार बार ये कहा कि लोगों के साथ में अलग अलग व्यवहार होता है। मैं बार बार पूछना चाहता हूँ, इनसे कहना चाहता हूँ, क्या हज भवन जो बन रहा है वो सरकार के खर्चे पे नहीं बन रहा? क्या प्रकाश पर्व जो मनाया गया उसमें 350 करोड़ रुपए जो खर्च किया गया, क्या ये सिख भाइयों के त्योहारों में नहीं किया गया? देश के हर धर्म के लिए, और यही नहीं, अजमेर दरगाह के विकास के लिए जो है क्या सरकार ने खर्च नहीं किया? एक नहीं, मैं ऐसे कई उदाहरण आदित्य जी बता सकता हूं, लेकिन वो सब चीजें इनके संज्ञान में नहीं आएंगी क्योंकि उसको ये देखना नहीं चाहते, उसको उदाहरण बनाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे तो समाज एक होगा ना। लेकिन इनको तो समाज को तोड़ना है, जहां पे बोलना। और इसमें भी आप सामाजिक, मेरे यहाँ कई स्कॉलर बैठे हैं मुस्लिम भाई, वो बता सकते हैं इस बात को, यदि मैं गलत हूं तो। जब भी कोई हिंदुओं के कोई ऐसी यात्रा निकलती है, मुझे गर्व होता है कि मुस्लिम भाई भी उसमें लोगों को पानी पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं, जगह जगह वो लगाते हैं। और ऐसे मुस्लिम भाइयों के कोई त्योहार होते हैं तो हिंदू भाई लोग भी उसमें मिठाइयां बांटते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं। जब उसकी ताजिया क्यों निकलती है, जगह जगह चौकी लगाते हैं। ओवैसी ऐसी जगह खड़े नहीं हो पाएंगे। ओवैसी ऐसी जगह, ओवैसी को जो है उससे उनको तो गश्ती आने लगेगी, क्योंकि ये समाज में जो एक दूसरे के प्रति जो संबंध है, मुस्लिम और हिंदू भाईचारे की जो बात आती है, तो उसको देखकर तो इनको पसीना आ जाएगा।
ये तो गस खा के गिर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो सपने में ऐसा चीज नहीं देखा। इन्होंने तो हमेशा जन्म से यही देखा कि किस तरह बांटो, जहर फैलाओ और अपनी राजनीति उल्लू सीधा करो। इसलिए मुझे दुख है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति के बयानबाजी जो है वो देश को गुमराह करते हैं। और निश्चित तौर से मैं कहता हूं कि इसको जवाब कोई और दे या न दे, देश की जनता दे रही है आदित्य जी, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं ले पाई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या बड़े बड़े राज्यों में ये इसी तरह जहर उगलते रहे, कहीं सफलता नहीं मिलती, केवल इसीलिए क्योंकि जनता इनको, हम ही नहीं मुस्लिम भाई भी अच्छे से जानते हैं कि इस व्यक्ति का मकसद क्या है। ठीक है सर, जवाब लीजिए, कितनी गलत है। ठीक है अब्दुल हफीज गांधी, ये देश में जो सवाल उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने, जिस डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की बात की, उन्होंने कहा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट किसी एक धर्म विशेष को इस तरह से प्रेफर नहीं कर सकता, प्रेफरेंस नहीं दे सकता, इस पर आपका टेक? आदित्य जी, इस पूरी बहस के मैं दो पहलू देखता हूं। पहला पहलू तो यह है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर होते हैं। और दूसरा पहलू समाज का है। हमारा जो समाज है वो सभी धर्मों का एक आदर करता हुआ आया है और सर्वधर्म समभाव की हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन रही है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीजों को अलग अलग करके देखना चाहिए। जहां तक सवाल है कि क्या सरकार अलग अलग धर्मों पर पैसा खर्च करती है या नहीं करती है, हाँ करती है, बिल्कुल करती है, और सरकार को करना भी चाहिए। लेकिन सरकार का अपना कोई धर्म नहीं हो सकता। हमारा जो संविधान है वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो देश है वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। सरकार की नजर में हर धर्म जो है कहीं ना कहीं वो बराबर होगा। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो डिबेट्स ये हमारे राजनेता उठाते हैं उनको ये नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि सरकार हर धर्म पर कहीं ना कहीं पैसा खर्च करती हुई आई है। इस तरह के आयोजन होते रहे हैं और यदि किसी का स्वागत किया जाता है तो इसमें बुराई क्या है। इस तरह के जो आयोजन है वो दूसरे धर्मों के भी होते हैं, तो वहां पर भी सरकार पूरा का पूरा अरेंजमेंट करती है इन सब चीजों के लिए। और दूसरी बात, अब देखिए कि जो समाज है वो समाज भी हमारा इस तरह से एक समाज दूसरे धर्म का जो है कहीं ना कहीं आदर करता हुआ आया है। जो पुष्प वर्षा हम विजुअल्स देख रहे हैं, मुस्लिम समाज भी जो है कहीं ना कहीं जो हमारे कावड़ यात्री हैं उनका स्वागत कर रही है। इसी तरह से अगर मुस्लिम धर्म की यात्राएं निकलती हैं तो वहां पर हमारे दूसरे समाज के लोग उसका स्वागत करते हुए नजर आते हैं और ये हमारी परंपरा रही है। यही सद्भाव मैं समझता हूं कि देश के अंदर बना रहे और यही प्रेम मोहब्बत मैं समझता हूं कि देश को चाहिए। जो बांटने वाली शक्तियां, ठीक है, आप सद्भाव की बात करें। एक सेकेंड, यहाँ पर सवाल मौलाना सरवर आपसे ये है, हमने 3 तस्वीरें दिखाई। एक, मदरसे को फंड दिया जाता है तब कोई आपत्ति नहीं है, तब वो सरकारी खजाने से पैसा आ रहा है उसमें आपत्ति नहीं है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, आपत्ति नहीं है। फूल में जरूर टैक्स पेयर का पैसा है, ये याद दिलाना है और सवाल पूछना है। दूसरा, दूसरे रिलीजियस प्रोसेशंस के लिए इंतजाम किया जाता है तब आपत्ति नहीं है, लेकिन कावड़ियों के लिए इंतजाम किया जाता है तो आपत्ति है। और तीसरा, यहां पर डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? ये मुस्लिम स्वागत कर रहे हैं और ओवैसी साहब को एतराज है, तो ये ओवैसी साहब बात किसकी कर रहे हैं? नहीं, मुस्लिम सिर्फ स्वागत नहीं कर रहे हैं। इससे आगे की सूचना आपको बताऊं, आप लोगों ने दिखाया है, कई चैनलों ने दिखाया है कि शामली से एक मुस्लिम युवक जो है कांवर लेने गया। और कल की घटना दिल्ली की है। दिल्ली में त्रिलोकपुरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। कांवर यात्री थे जो दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मरने वाले 3 में एक मुसलमान है, शहजाद नाम है। तो वो सब कांवर में गए थे यात्रा में। बहरहाल मैं धार्मिक दृष्टिकोण से इसका एक अलग पहलू है, मैं उस पर बात नहीं करता हूं। लेकिन जहां हिंदू मुस्लिम एकता की बात अगर होती है तो इससे ज्यादा अच्छा उदाहरण तो और आ नहीं सकता। जहां तक पुष्प वर्षा और शरबत बांटने और लंगर लगाने की बात है, इसके सैकड़ों प्रमाण है। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जमीयते उलमाए हिंद जैसे संगठन ने भी बनारस में बाकायदा टेंट लगाकर कांवरियों की सेवा की है। चलिए, ये एक अलग चीज है। असल में देश में हो क्या रहा, एक शब्द है सोशल जस्टिस, बहुत प्रचलित है, सामाजिक न्याय की बात होती है और अजय आलोक जी वहीं से उठकर आए भी हैं। लेकिन एक शब्द आजकल है कम्युनल जस्टिस। हो क्या रहा है कि कुछ लीडर ये दिखाना चाह रहे हैं अपने धर्म के लोगों को कि मैं ही सब कुछ हूं तुम्हारा। और ये केवल मतलब ओवैसी साहब पर ये फार्मूला नहीं लागू कर सकते आप अकेले। देश में कई ऐसे चेहरे हैं और वो दोनों तीनों तरफ है। हर धर्म में ये मसला आ गया।
कम्युनल जस्टिस, मैं दिलाऊंगा न्याय, धर्म खतरे में है, चलिए आप ये मान रहे हैं मौलाना सरवर, आपकी बात से एक बात तो साफ है कि आप ये मान रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा, मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा वो है राजनीति के लिए। कम से कम आप ये तो मान रहे हैं मौलाना सरवर? यस, आप देखें, जो बातें हैं वो कड़वी लगेंगी, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आपको मिलेंगे ऐसे युवा जो यही कहते हैं कि ठीक है। कलीमुल हफीज, उसके बाद स्वामी विवेक विराट, प्लीज। ठीक है, सुन लीजिए कलीमुल हफीज, आपका जवाब। स्टेट सरकार जो ठीक, आप जवाब ले लीजिए कलीमुल हफीज, सुन लीजिए। देश का मुसलमान क्या चाहता है और असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं, यहाँ तो मौलाना सरवर ने ही बयां कर दिया। मोदी जी को भी कहा जाए मुशायरा करवाएं। आज तक तो मुसलमान को 70 साल से मुशायरे में घेर के रखा गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बाकायदा ट्वीट में सिर्फ इतना सा कहा कि आप एक वर्ग के लिए इतना कर रहे हैं तो कम से कम हमारे घर पे बुलडोजर तो मत चलाइए। सवाल ये है कि इस देश में जब मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं और तमाम अपोजिशन पार्टियां चुप हैं, खासतौर से वो पार्टियां चुप हैं जो उनका वोट लेती हैं, तो आप क्या चाहते हैं कोई भी ना बोले? अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई बात उठा रहे हैं तो अब सबको तकलीफ हो रही है। अब उन्होंने आप ये जानते हैं कि भारत का मजहब कुछ नहीं है, संवैधानिक किसी सरकार का कोई मजहब नहीं है, इसका मजहब सिर्फ संविधान है, लेकिन फिर भी सरकार की या संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोग सारे वो काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। जो अब तक नहीं किए सरकारों ने, वो अब 8 साल से वो सरकारें कर रही हैं, वो चाहे लोशन लगा रही हो, चाहे वो पेटल्स फेंक रही हो या कुछ और भी काम कर रही हो। दूसरी तरफ जिन 70-75 सालों में कभी नमाज से किसी को कोई हार्म नहीं हुआ, हमेशा से लोग बुजुर्ग नमाज पढ़ते चले आए, चाहे जहां पे भी उन्हें वक्त मिला पढ़ ली, क्योंकि 2-4 मिनट की नमाज होती है और खामोश होती है, उससे किसी को हार्म नहीं होता। तो सुनिए, आप क्या टाइम से तय करेंगे क्या किसी के धर्म की प्रैक्टिस पढ़ने के बाद पत्थर कौन बरसाता है? नहीं, एक सेकेंड। नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकल के पत्थर कौन बरसाता है? पत्थर बरसाता है क्या फूल बरसाता है? तकलीफ की क्या बात है? नहीं, पत्थर बरसाना तो वो हो गया जैसे गोली चलाना हो गया, जैसे धर्म संसद में जहर फैलाना हो गया। उसकी मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं चाहे धर्म संसद हो, चाहे वो अभी तो मस्जिदों से जो नमाजी निकलते हैं उनके हाथ में फूलों की जगह पत्थर क्यों होते हैं? पीटा है जगह जगह, आप पत्थर बरसाते हैं और आप कहते हैं कि कांवड़ियों पे फूल बरसाए, तो कांवड़िए जो कर रहे हैं वो आप पत्थर बरसाने की वालों से तुलना करेंगे क्या? तो कांवड़ियों ने जिस थाने पे डंडे बरसाए, चौकी पे डंडे बरसाए, उस पे क्या कहेंगे आप? उस पे क्या कहेंगे बताइए? सर, पत्थर बरसाने वालों को क्या कहेंगे पहले ये बताएं। आप पत्थर बरसाते हैं और कहते हैं आप फूल बरसाएं। फूल तो उस पे बरसाए जाएंगे जो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करता है। कांवड़िए अपने घरों से निकलते हैं, गंगा जल लेके जाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना से, और आपके नमाजी नमाज पढ़कर निकलते हैं शैतान कह के पत्थर बरसाने के लिए। वो दूसरे समुदाय के लोगों के, दूसरे धर्म के लोगों को शैतान मानते हैं और उन पे पत्थर बरसाते हैं। तो आप सनातन धर्म से तुलना कैसे कर सकते हैं? और कांवड़ियों पे फूल ना बरसाया जाए तो क्या बरसाया जाए? एक सेकेंड, इस तरह से स्वीपिंग जनरलाइजेशंस नहीं, और दर्शकों को ये स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उस राय को एंडोर्स नहीं करता है। मेरा सवाल कलीमुल हफीज आपसे ये था, एक सेकेंड कलीमुल हफीज, मेरा सवाल आपसे ये था, आपने कहा जो कुछ मिनटों के लिए नमाज पढ़ते हैं, आप सर तय करेंगे कि किसकी रिलीजियस प्रैक्टिस कितनी देर की होगी? सर आप तय करेंगे? सर आपको इस बात पर दिक्कत है कि कांवड़ यात्रा जो है वो इतने लंबे समय तक क्यों चलती है? इस बात पर दिक्कत है कि आपको पहले से डिसाइडेड है वो किसकी कितनी होती है? हाँ, तो आपको दिक्कत क्या है फिर? पहले से डिसाइडेड है। नहीं, आप तो इस तरह से रेगुलर, आप कह रहे हैं कि एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं भेदभाव का, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो नमाज तो 2 ही मिनट के लिए पढ़ते हैं, 3 मिनट के लिए पढ़ते हैं। तो सर अब ड्यूरेशन देख के तय करेंगे क्या? आप समय देखकर तय करेंगे? किसी की आस्था का पैमाना ड्यूरेशन होगी उस रिलीजियस प्रैक्टिस की। आपने हाईवे बंद कर दिया,
क्या स्टेट का रेवेन्यू को नुकसान हुआ नहीं हुआ? एक सेकंड कलीमुल हफीज, आपने शायद सुना नहीं, पहले आपने शायद सुना नहीं, दूसरी रिलीजियस प्रोसेशंस के लिए भी ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है, ट्रैफिक बंद किया जाता है सर। आप जानते नहीं है क्या? आप जानते नहीं है? किसी भी रिलीजियस प्रोसेशन के लिए नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक बंद नहीं किया जाता। आप शायद भूल, आप देर से आए हैं शायद। मौलाना सरवर जरा कलीमुल हफीज जी को थोड़ा सा एनलाइटन कर दीजिए सर, कि कह रहे और किसी रिलीजियस प्रोसेशन के लिए ये नहीं होता। जरा से इनको समझा दीजिए सर, आप समझाएंगे तो शायद ज्यादा समझ में आ जाए इन्हें। सड़कें जाम की जाती है, 15 दिन के लिए कौन सा हाईवे बंद होता है? बहुत बेहतरीन डिबेट हो रहा है। मैं आदर और सम्मान के साथ स्वामी विवेक से विनती करूंगा कि डिबेट को डिरेल न करें। सवाल जब कुछ नए आते हैं तो फिर मुद्दे पूरे अलग होने लगते हैं। बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि क्या सरकार अपने खजाने से यानी टैक्स के पैसे से जितने भी धार्मिक उत्सव होते हैं विभिन्न धर्मों के, क्या सब पर बराबर खर्च करती है? बराबर मतलब अब कोई तराजू लेकर नहीं, मतलब खर्च करती है या नहीं। मैं जिस तरह से देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जान रहा हूं, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो माइक्रो माइनॉरिटी भी है भारत में, उसके ऊपर भी सरकार उसके धार्मिक उत्सवों पर खर्च करती है। रही बात रूट डाइवर्जन की, तो रूट तो मुहर्रम हो, शब बरात हो, ईद हो, आवश्यकता अनुसार सुरक्षा के भी इंतजाम और रूट के भी बदले जाने की घटनाएं एक दो जगह नहीं पूरे देश में मिलती है। और दिल्ली में तो मुहर्रम में दोपहर के बाद पूरा, मैं ज्यादातर बाहरी दिल्ली में रहा हूं, पूरा नागलोई का इलाका, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, यहाँ से जो जुलूस निकलता था तो पूरा जो रोहतक रोड है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता था। तो ये आरोप तो बेबुनियाद है कि रेवेन्यू क्यों खर्च हो रहा कांवरिया पर या रूट क्यों क्लोज किया गया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो होगा, सरकार की जिम्मेदारी है नैतिक भी कि वो कांवरिया के लिए सारा इंतजाम करे। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा और वो ओवैसी साहब ने भी उठाया है, जो हरिद्वार में कुछ मुस्लिम व्यापारी कहीं किनारे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, उनकी गिरफ्तारी का औचित्य समझ में नहीं आया कि आखिर वो किस बेस पर उनको गिरफ्तार किया गया, कौन सा धारा कैसे लग गया, क्या मैंने किस तरह से ये हो संभव? ठीक है, जवाब लीजिए के शर्मा। इस पर के शर्मा में चिंता है। जवाब ले लीजिए के शर्मा। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। पहले मैं AIM के जो प्रवक्ता है, जो उन्होंने पहली अपनी बात की शुरुआत ही एक ऐसे झूठ से की जिससे उनकी नीयत जो है समझ में आती है। उन्होंने कहा कि आप पिछले 8 साल से जो मुस्लिम भाइयों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, आदित्य जी, यही मानसिकता जो है दर्शाता है कि इन लोगों की सोच क्या है, इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा सीधा सीधा मोदी जी से नफरत और देश के अंदर जहर कैसे बोया जाए इस पर है, निर्भर है। इसलिए ये सारे कुतर्क उनके सामने हैं, सारे कुतर्क वो लेकर सामने आते हैं। अभी दुनिया भर की बातें कर रहे थे कि यहाँ का टैक्स, वहाँ का टैक्स, वहाँ का। सच्चाई इंटरप्ट नहीं कर रहे थे कलीमुल हफीज, उनकी बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने एक बार आपको इंटरप्ट नहीं किया, तो अब इंतजार कीजिए अपनी बारी का सर, प्लीज। ऐसा है हफीज साहब, इतिहास में जाओगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे रिपोर्ट समय के काल का नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस की शासनकाल के दिन है, जिसकी जो है जिसको लेके चिल्लाते फिरते हो आप, ये हमारे शासनकाल का नहीं है। तब जो मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा था, मुसलमानों पे आप जैसे लोगों ने जुल्म किया। आप जैसे लोगों ने अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने और पैसा कमाने के चक्कर में, राजनीति करने के चक्कर में आपने मुस्लिम भाइयों का जो है अहित किया है। आपने उनको वोट बैंक बना के रख दिया। आप जैसे लोगों ने उनकी जो है मतदान के अधिकार को जो है एक उसके फतवा के नीचे खड़ा कर ला के कर दिया। आप लोगों को बता रहे हैं सबसे बड़े यदि दुश्मन है तो आप लोग, आप जैसे नेता मुसलमानों के दुश्मन है। ठीक है, जवाब लीजिए कलीमुल हफीज, उसके बाद मौलाना सरवर। इसलिए मैं आपको ये आदित्य जी में एक बात और कह दूं, फूल बात पूरी कर लीजिए। शर्मा जी, निश्चित तौर से सेगमेंट पे बहुत से प्रश्न उठ गए, इसलिए उसका जवाब नहीं आया। मैं जवाब देता हूं। कमेटी आई थी और आज हरिद्वार की हालत बदतर थी। आज हरिद्वार, लेकिन उसके बाद उस बदतर कलीमुल हफीज की बात पूरी हो जाने दीजिए सर। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें तब आप बोलिएगा, प्लीज जी। मैं कह रहा हूं हरिद्वार जो है सनातन केंद्र जो है धर्म स्थल का एक केंद्र है। देश भर से लोग कांवड़ की यात्रा लेकर हरिद्वार जल चढ़ाने जाते हैं। देश भर के जो है तीर्थ यात्री वहां पहुंचते हैं। यदि वहां पर सरकार उनका स्वागत कर देती है फूल बसवा करके, तो उसमें कौन सा हित हो गया है?
कौन सा गलत काम कर दिया है सरकार ने? ठीक है। इतने यात्री जो जगह से पैदल यात्रा करते हुए आते हैं, पैरों पे जख्म आ जाते हैं, उनके कंधे पर कावड़ लिए और पैदल चलते। उनको उसी बात पर आपत्ति है कि आप एक धन विशेष के लिए पुष्प वर्षा करते हैं, उनके खास दिनों पर पुष्प वर्षा क्यों नहीं करते? यही उनका सवाल है। कलीमुल हफीज प्लीज। नहीं, इनके मदरसे के लिए जब पैसे दिए जाते हैं, देखिए 2014 से भी पहले अब मुसलमानों की हालत बदतर थी, लेकिन उसे बदतरीन भाजपा ने कर दिया। और कैसे किया? अगर वो उसने लोकसभा और राज्यसभा में भी एक भी मेंबर नहीं है, एक भी मंत्रालय में उसका मेंबर नहीं है मुस्लिम समुदाय से। ये तो इसकी अपनी मानसिकता है। अब आइए जो मुद्दे पे बहस चल रही है, बहस ये चल रही है कि आप पुष्प वर्षा करें, आप उनको और उनके तेल मतलब पैरों में तेल लगाएं, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। अच्छा किया आपने, और ज्यादा करिए आप। हमें एतराज इस बात से है कि अगर मुस्लिम समुदाय भी अगर कहीं नमाज पढ़ रहा है, हार नहीं हो रहा है, तो उसे आप जेल डाल रहे हैं, उस पर एनएसए लगा रहे हैं, उस पर यूएपीए लगा रहे हैं, और थोड़े से भी कोई उस पर अपने घर से बुलडोज कर दे रहे हैं, उसका घर तोड़ रहे हैं। तो हमारे सदर भी यही कह रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि भाई कम से कम अगर एक धर्म पे आप मेहरबान हो तो दूसरे धर्म पे भी अपनी मेहरबानी रखिए, उन पर जुल्म तो बढ़ाइए। अरे पुष्प वर्षा मर्ज करिए, सिर्फ इतना कर्म कर दीजिए कि हमारे घरों को आप नाजायज मत बुलडोज कीजिए, हमारे नौजवानों को बेवजह डंडों से बारिश मत कीजिए, हमारे नौजवानों को बिना वजह एनएसए यूपीए में जेलों में मत डालिए। इतनी सी बात कह रहे हैं हम, और ये ले गए हमें कांवड़ियों पे आप जो कर रहे हैं करते रहिए, हमें कोई एतराज नहीं है उससे, भले से वो भी संवैधानिक गलत है। होना तो ये चाहिए कि चैनल को इस पर बहस करनी चाहिए, क्या संवैधानिक ये अधिकार है सरकार पार्टी की बात कर लीजिए सर, चैनलों को पढ़ाना बंद कर दीजिए। थोड़ी देर पहले वारिस पठान मॉडरेटर को समझा रहे थे, अब आप एंकर को, आप चैनल को समझा रहे हैं सर। ये डिबेट नहीं हो रही तो क्या हो रहा है सर? आप बोलिए, संवैधानिक तौर पर ये गलत है, सही है, आप ही बोलिए। चलिए, आप क्या तब से बातें कर रहे हैं? आप यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हैं सबको। आप बताइए, रखिए अपनी दलीलें, रखिएगा। आपसे 1 मिनट बाद पहले मैं कमेंट लूंगी डॉक्टर अजय आलोक का। अजय आलोक का एक कमेंट लूंगी सर। सब इस डिस्कशन में बात करने ही आए हैं सर, यहाँ सब बात करने आए हैं, तो सुन लीजिए। स्वामी विवेक विराट, उसके बाद मैं आपको भी मंच दूंगी। अजय आलोक जी, टैक्स पेयर का पैसा, बार बार टैक्स पेयर के पैसे की बात हो रही है। टैक्स पेयर का पैसा तो इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हिंदू ही है, मुस्लिम नहीं है, ये तो मानते हैं ना। टैक्स पेयर का पैसा हर प्रदेश के हर शहर में हज भवन बना, किसके पैसे से बना? किसी ने कभी आवाज उठाई? मौलानाओं को सैलरी हर राज्य सरकार देती है, किसके पैसे से देती है? आज तक कभी हिंदू भवन बना है पूरे देश में? कभी बना है? जवाब दीजिए वो वकील साहब, हिंदू भवन बना है? बहुसंख्यक मंत्रालय कभी बना इस देश में या प्रदेश में? टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर हम सबसे ज्यादा है। आपको धर्म की इज्जत करनी नहीं आती, आपकी हिम्मत में मैं दाद देता हूं, आपकी हिम्मत में मैं दाद देता हूं कि हम लोग के बीच में बैठ के ये लगातार पहले वारिस पठान और ये हम ही पे सवाल उठा रहे हैं। इनकी हिम्मत देखिए, कितने जहरीले लोग हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, क्या करेक्ट करिए? आप झूठ बोल, हज भवन नहीं बनता है। हज भवन किसके पैसे से बनता है? सरकार बनवाती है तो डेवलप करती है, मंदिरों को डेवलप करती है। हज भवन किसके पैसे से बनता है? तीर्थ स्थान, एक मिनट, मंदिरों से देश का 325 करोड़ रुपया आता है। आपसे हज भवन को लेकर मंदिर से तो 325 करोड़ रुपया आता है सरकार को। वो जो हज भवन को लेकर आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। आप हर बात पर मंदिरों से तो हिंदू, कावड़िए, पुष्प वर्षा, विक्टिम नैरेटिव, सर सवाल का तो जवाब दीजिए। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अभी आप डिबेट की बात कर रहे थे, तो डिबेट में तो मुद्दे पर रहेंगे ना। वो जो आपसे पूछ रहे हैं हज भवन को लेकर सवाल, उस पर तो जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैडम। हाँ दीजिए, हज भवन को लेकर वो क्या पूछ रहे हैं, किसके पैसे से बनता है हज भवन? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो हिंदुस्तान के जितने भी घाट हैं उनको डेवलप करती है, जितने भी मंदिर हैं उनके साथ के जितने परिसर हैं सबको डेवलप करती है। यहाँ तक कि बोध गया सबको डेवलप करा भारत सरकार ने। आप उस पर तो बात कीजिए। कोई मंदिर के लिए पैसा नहीं मिलता भारत सरकार से, गलत बात है। हज हाउस में होता 50 मंदिर के लिए पैसे नहीं मिलते, मंदिर के लिए चंदा आता है। ये मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, मंदिरों से पैसा सरकार को जाता है, मंदिर पैसा सरकार से नहीं लेती है। क्या बात कर रहे हैं? इनको कुछ पता ही नहीं है। घाट डेवलप किए, इनको कुछ पता ही नहीं। अरे मंदिरों से 325 करोड़ रुपया आता है राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को। कौन सी मस्जिद से पैसा आ गया? क्या बात आप कर रहे हैं? आपको कुछ पता है नहीं, झूठ का चिल्ला रहे हैं आप टीवी पे। प्रोजेक्ट है नहीं जो नहीं, आपको नहीं पता कुछ भी। 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अरे राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए भी चंदा सब कोई मिलकर जुटा रहे हैं, उसका ट्रस्ट होता है, सरकार पैसे नहीं देती है।
उसने सरकार कैसे नहीं देती है? आपको नहीं वृंदावन भी डेवलप किया तो उसे टूरिज्म टैक्स आ रहा है सरकार को 325 करोड़ रुपए का। किस मस्जिद से टैक्स आता है? कुछ नहीं है। अरे चुप रहिए आप, आपको कुछ पता होता है नहीं, खाली यहाँ पे बैठ के आग लगाने के अलावा कोई काम धाम नहीं करना है। आपको नहीं पता कुछ भी। अरे भाई साहब जाके पता कर लीजिए, इस देश के मंदिरों से सरकार को रेवेन्यू आता है। आपको नहीं मालूम कुछ भी। आप लोग को इतना चीज मिलता है, उसके बावजूद भी आप आग लगाने में बैठे हुए हैं। अरे नहीं मानेगा आपको मुसलमान कोई नेता, मुसलमान आप लोग को नेता नहीं मानेगा। फफूंदी की तरह उगे हैं, फफूंदी की तरह खत्म हो जाइएगा। ये आग लगाने की कोशिश बंद कर दीजिए हमारी बात, ठीक है ना? ये सब कुंठा, निराशा और फ्रस्ट्रेशन का निशानी है। आपकी तरह मुसलमान 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 चिल्ला रहे हैं, मुसलमान पूछ रहा नहीं है, मुसलमान 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 चिल्लाते रहे, छाती पीटिए जी। अरे छोड़िए ना, जेडीयू से क्या बात कर रहे हैं? तो कोई नहीं है भाई, हैदराबाद से गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? कलीमुल हफीज भाग गए, वो जो हज हाउस को लेकर आपसे पूछ रहे थे, आपने उस पर एक लाइन नहीं बोली सर, उस पर एक लाइन नहीं बोली। अब फिर आप कहते हैं कि भेदभाव होता है, डबल स्टैंडर्ड्स की बात होती है, सिलेक्टिव आप खुद हैं अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में। बताइए मैडम, आप कर दीजिए सवाल, मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा, तब से आपको ये सवाल ही नहीं पता था कि वो सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे? बताइए, मैं जवाब दे दूंगा मैडम। वो हज हाउस में सरकारी पैसे की बात कर रहे हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि हिंदू पे कहीं पे, हाँ सरकारी पैसे से मैं बता रहा हूं। देखिए वृंदावन का पूरा आउटर सारा जो वृंदावन का जो एरिया है पूरा डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, आईटीडीसी में सर, मैं आपसे हज हाउस को लेकर सवाल पूरा डेवलप किया। आप वृंदावन चले गए, आपने मंदिर कवर कर लिया, आप सर हज हाउस के बारे में नहीं जानते हैं क्या? नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको हज हाउस के बारे में जानकारी नहीं है? मैं हज हाउस के बारे में जानता हूँ। हाँ तो सर क्या वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? हज हाउस का जो दिल्ली का हज हाउस बनना था, जो 2008 से पेंडिंग है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं जिनकी बात कर रहा हूं, मैं 5000 करोड़ की बात कर रहा हूं। सर आप बता तो दीजिए, हज हाउस को पैसा देती है सरकार की नहीं देती है? मैं आपसे ये कह रही हूँ, हज हाउस में पैसा है, सरकारी नहीं है। हम टैक्स देते हैं सरकार को। अच्छा, अब आ गए हम टैक्स देते हैं सरकार को। अब आए आप कि हम टैक्स देते हैं सरकार को। सर क्या लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट अब आपने यूज किया है? जी हाँ, हम सरकार। अच्छा, और तब से आपको याद नहीं था? तब से आपको याद नहीं था सब्सिडी, मदरसों को मदद, तब से आपको याद नहीं था प्रोसेशंस में कैसे सर एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बात समझे, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, एक तरफा बात नहीं। और जो जिन पर फूल बरस रहे हैं, आप कह रहे हैं हम टैक्स देते हैं, आपको ये कैसे पता वो कावड़ी ये टैक्स नहीं देते हैं या टैक्स देते हैं? चलिए मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, हम देखिए, हमें फूल बरसने में कोई एतराज नहीं है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे चेंज कीजिएगा। बहस क्या बचा? आप पुष्प वर्पा करते रहिए। बहस क्या बचा? नहीं, आर्गुमेंट में चेंज कीजिएगा सर। आपने कहा हज हाउस में हाँ सरकार पैसा देती है, हम टैक्स देते हैं। आपने आप ही की लाइन ऑफ आर्गुमेंट मैंने आगे बढ़ाई है सर। तो क्या वो कावड़िए अगर टैक्स देते हैं तो उन पर पुष्प वर्षा अगर हो रही है तो आपको आपत्ति नहीं है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो ये जाकर आप समझा दीजिएगा असदुद्दीन ओवैसी जी को। चला रहे हो कलीमुल हफीज जी, सुनिए, आप जाकर ये समझा दीजिएगा असदुद्दीन ओवैसी जी को कि डिबेट में आप ही की लाइन ऑफ आर्गुमेंट में आप फंस गए उनकी लाइन ऑफ आर्गुमेंट में। ये समझा दीजिएगा उनको। केके शर्मा आपको जवाब देना चाह रहे थे, केके शर्मा, और उसके बाद स्वामी विवेक विराट। प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए, मैं इनको बता दूं, इनको अभी साहब को, ये दुनिया की गा रहे हैं। अजमेर दरगाह के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कितना पैसा दिया इनको पता है? इनको पता है? ऐसे सभी जो ऐसे भी जो तीर्थ स्थल है या जो पर्यटन स्थल है, जो पुराने पुरातत्व क्षेत्र के, उनके डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार हर जगह पैसा देती है। यही इसमें कोई दो मत नहीं है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। न सिख उसके लिए है, न मुसलमानों के लिए है, न ईसाइयों के लिए, न पारसियों के लिए, किसी के लिए नहीं। सबके जो है जो तीर्थ स्थल है या जो धार्मिक केंद्र है, उनके सबके विकास के लिए पैसा देती है। अभी ये बातें कह रहे थे इनके पहले, इनके बैठे हुए जो है नेता, कि आप कैसे फूल बरसा सकते हैं। अभी खुद अपने डिबेट में इन्होंने पहले कहा कि लोगों के टैक्स के पैसे से, जब ये फंस गए तो कह रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है साहब, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप फूल बरसाइए, कुछ बरसाइए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ओवैसी साहब जो बातें बोलते हैं, उनके प्रवक्ता टीवी तो गेट में डिफेंड नहीं कर पाते, और इसके बाद वो इसी तरह के कूल जुलूल कुतर्क की बातें करने लगते हैं। हज भवन और तीर्थ स्थल का जो है पुनर्निर्माण दो अलग अलग चीज है। हज भवन हर राज्य में हर उसमें बना हुआ है, सरकारी पैसे से बना है। किस काम आने के लिए? केवल हज यात्रियों के ठहरने के लिए, उनके और आपके जो है धार्मिक कामों के उपयोग के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ भेदभाव हुआ?
क्योंकि आपको केवल समाज के अंदर जहां बांटना है, जनता को सच नहीं बताना है, गुमराह करना है, सर आप कराना है। देखिए फिर मैं वही कहूंगी कि शर्मा जी, अगर ये माहौल खराब करते हैं, अगर ये लोगों को भड़काने का काम करते हैं, तो आप एक्शन लीजिए ना सर। आप एक्शन लेना तो आपकी जिम्मेदारी है, वरना अगर आप सिर्फ ये कहेंगे भड़काते हैं, पोलराइज करते हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं और एक्शन नहीं लेंगे सर, तो फिर ये कहा जाएगा आप भी राजनीति करते हैं, ये भी राजनीति कर रहे हैं, फिर ये बात कही जाएगी सर। स्वामी विवेक विराट, स्वामी विवेक विराट, ठीक सर, ठीक, प्लीज आप अब जब वापस मैं आपको मंच दूंगी तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। स्वामी विवेक विराट जी। अदिति जी, इनका कहना है कि फूलों की वर्षा की गई, तो फूलों की वर्षा उस पे होती है जो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं, ना कि नमाज पढ़कर पत्थर बरसाते हैं, उन पे फूलों की वर्षा नहीं होगी। और बुलडोजर उनके ऊपर चला गया जो दंगाई हैं, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, और कैद उनको किया गया, जेल में उनको डाला गया, और इस टेंशन से या इस डर से डाला गया कहीं टेलर की तरह राजस्थान में जिसका कत्लेआम कर दिया गया कि ऐसे किसी कांवड़िए का कत्लेआम ना कर दे ये। और रही बात टैक्स की, तो जितने भी कब्रिस्तान यूपी में बनते हैं वो बने हैं आज से योगी सरकार से पहले, वो सब सरकारी खर्चे पे बने हैं। हज यात्रा होती थी सरकारी टैक्स पे होती थी, और इससे पहले 2014 से पहले रोजा इफ्तियार पार्टी होती थी, उस पे आप नहीं बोलेंगे और सिर्फ बोलेंगे कि कांवड़ियों के ऊपर फूल वर्षा क्यों गई। अरे कांवड़ियों के ऊपर ही फूल वर्षा होगी जो एक एक महीने का अपना व्रत लेते हैं, किस लिए? कि भारत का उद्धार हो, देश का उद्धार हो, दुनिया का उद्धार हो, सर्वे भवन्तु सुखिना की जो कामना करते हैं, ना कि पत्थर बरसाने वाले। पत्थर सिर्फ वो पत्थर बरसाना जानते हैं, वो दूसरे समुदाय के लोगों को शैतान मानते हैं, इसलिए उन पे आके पत्थर बरसाते हैं। लखनऊ के अंदर उन्होंने इतने दंगे किए, इसलिए उनके ऊपर बुलडोजर चले। और आप बात करते हैं कि गुलाबों की पंखुड़ियों क्यों डाली गई है हेलीकॉप्टर से। आप पहले अपने गले बाग में झांकिए कि आप किस सोच के लोग हैं, कैसी मानसिकता आपके अंदर से भरी हुई है कि अपने पड़ोसी का भी आप कत्ल करने से बाज नहीं आते, और जिस बकरे को 6 महीने पालते हैं उसका आप कत्लेआम कर देते हैं। तो आपकी स्वामी विवेक विराट, हम मुद्दे पर आए तो बेहतर होगा, मुद्दे पर रहेंगे। और साथ ही यह स्पष्ट करते हुए, जब कानून का उल्लंघन हो, जब कानून को हाथ में लिया जाए तो उसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। ये मैं सबसे कह रही हूं, जितने भी पैनलिस्ट इस डिस्कशन में बैठे हैं, जो भी कानून के रॉन्ग साइड है उसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। लेकिन इसे विडंबना समझिए, इस देश का बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे लोगों के बचाव में भी सियासी दल और नेता आ जाते हैं, और शायद इससे खराब, इससे बुरा किसी देश के लिए हो नहीं सकता है, जैसा कि अक्सर होता है। मौलाना सरवर, यहां पर टैक्स पेयर के पैसे की बात हुई, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई। अभी आपने सुना कलीमुल हफीज ये कह रहे हैं हम टैक्स भरते हैं तो हज हाउस में तो सरकार को मदद करनी ही पड़ेगी। तो फिर तो सवाल ये भी उठेगा कि जो कांवड़िए गए वो भी टैक्स भरते हैं, तो उन पर पुष्प वर्षा हो गई, तो फिर इतना हंगामा क्यों? मैं कहा, और के शर्मा जी और अजय आलोक जी, अब्दुल हफीज गांधी और कलीमुल हफीज साहब राजनेता हैं, और मैं समझता हूं अजय आलोक जी बड़ा समाज के बीच रहे हैं। ये मुझे भले नहीं जानते, मैं इन्हें खूब अच्छी तरह जानता हूं, मैं बिहार का हूं, तो और समाज में ये मुसलमानों से भी काफी जुड़े रहे हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी स्थिति से पूरी तरह से अवगत हैं। टैक्स तो जो टैक्स पेयर है वो देता ही देता है, इसमें कहाँ कौन आपत्ति है। जो नहीं देगा वो अपराधी हो जाएगा सरकार की नजर में, और टैक्स के पैसे से ही सरकार सब कुछ करती है, कहीं आसमान से तो पैसे आएंगे नहीं। और सबका साथ सबका विकास जो नारा मोदी जी का है, और उस पर जो ओवैसी साहब की आपत्ति है, वो कहीं और फिट हो सकता। आज का जो मुद्दा है इस पर फिट नहीं बैठेगा, इसलिए कि पुष्प वर्षा हो या उनके सुरक्षा का इंतजाम हो या उनके मार्गों को सुचारू बनाने के लिए चाहे रूट डाइवर्ट किया जाए, ये कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपत्ति योग नहीं है, बल्कि इसका स्वागत होना चाहिए। सरकार सभी धर्मों के इस तरह के धार्मिक उत्सवों में भेदभाव रहित आगे भी काम करे, ऐसी कामना हम ईश्वर से भी करते हैं, और सावन का महीना तो भोले से भी करते हैं। लेकिन स्वामी विवेक जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, एक सांस में कई मुद्दे लाने के बाद जो सच्चाई है उस पर बहस नहीं होगी। आपने कई मुद्दे ला दिए, आगे इस चीज का ख्याल रखें, जब वो मुद्दा आएगा बकरे का हम आपका जवाब देंगे आपको।
हमने सारे सवाल का जवाब तैयार किया है। आज मुद्दा ये है कि क्या टैक्स का पैसा गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, सरकार सही इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे इस समय ये डिस्कशन क्लोज करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमने सवाल पूछा था, जल्दी से उस सवाल को लेकर जो रिस्पांस मिला, कावड़ियों और नमाजियों में भेदभाव के ओवैसी के आरोप क्या सही हैं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। जो रिस्पांस हमें मिला उसके मुताबिक सिर्फ 3% को लगता है कि इन आरोपों में सच्चाई है, वरना 97% की राय जो रिस्पांस हमें अभी तक मिले उनका कहना है कि कावड़ी और नमाजियों में भेदभाव के ओवैसी के आरोप सही नहीं है।